Yes. So starting with the new chapter, that is coordination compounds. Hmm. Anyone know what do we mean by coordination compounds? होते क्या हैं? Any one of us? क्या होते हैं coordination compound? What does the name suggest? Coordination compounds. देखो, शायद हम लोगों ने ये कंपाउंड्स जरूर से देखे होंगे, बट हमें नाम नहीं पता कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं. दीज टाइप ऑफ कंपाउंड्स देखा पहले ये कंपाउंड या नहीं? दिस कंपाउंड आई कॉल इट टू बी द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. जो भी स्क्वायर ब्रैकेट कंपाउंड्स होते हैं, दीज टाइप ऑफ कंपाउंड्स आई कॉल ऑल ऑफ देम टू बी द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. अब ये होते क्या हैं, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, लेट्स सी अबाउट दैट. सबसे पहली बात, दो आयन्स होते हैं इसके अंदर बेटा. एक होता है काउंटर आयन, एक होता है कॉम्प्लेक्स आयन. जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर चीज है ये, दिस आई कॉल इट टू बी द कॉम्प्लेक्स आयन. और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आइदर इट वुड बी ऑन द लेफ्ट ऑफ इट और इट वुड बी ऑन द राइट ऑफ इट, एनीवेयर इट कैन बी, बट इट वुड बी गिवन द नेम ऑफ द काउंटर आयन. डिपेंडिंग अपॉन कि वो पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है, इट कुड बी ऑन द लेफ्ट, इट कुड बी ऑन द राइट. डिपेंडिंग अपॉन दैट मैं उसको क्या नाम देता हूं, काउंटर आयन का नाम देता हूं. राइट या लेफ्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों को ही मैं काउंटर आयन बोलूंगा. राइट वाले को भी, लेफ्ट वाले को भी, बोथ ऑफ देम आई कॉल इट टू बी द काउंटर आयन. अब कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर दो चीजें होती हैं. एक इज द सेंट्रल मेटल एटम, and other one I call it to be the ligands. So a complex ion constitutes two things. क्या क्या होती हैं वो दो चीजें? एक होता है सेंट्रल मेटल एटम. कोई भी मेटल एटम होएगा, आयरन हो गया, मैंगनीज हो गया, जिंक हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, कॉपर हो गया, एनी पर्टिकुलर मेटल एटम, and along with that few groups of atom या few atoms would be attached. That atoms I call it to be the ligands. उनको हम क्या नाम देते हैं? ligands का नाम देते हैं. जरूरी नहीं है सिंगल टाइप का ही होएगा, हो सकता है CN के साथ कुछ और भी होता. तो there would have been two different types of ligands, there would have been three different types of ligands. सो सेंट्रल एटम के साथ में जो भी चीज अटैच्ड होगी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ऑल दैट थिंग्स आई कॉल देम टू बी द लिगेंड्स. सारी की सारी चीजें. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल और पता लगेगा. फॉर एग्जांपल, दिस, इसमें भी वही चीज बेटा. दिस आई कॉल इट टू बी द सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट. NH3 and Cl are the ligands being attached to it, and this Cl present outside the square bracket I call it to be the counter ion. Are we clear? Counter ion, ligands, complex ion, सब चीज क्लियर है अच्छे से क्या होती है? Coordination compounds are basically the type of compounds which fall into a category of addition compounds. ये किस compounds की category में लाई करते हैं? Addition compounds. अब एडिशन कंपाउंड्स आर बेसिकली ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स. क्या क्या? एक होते हैं बेटा डबल सॉल्ट्स, एंड सेकेंड वन इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. One of them I call it to be the double salt, second we call it to be the coordination compounds. दोनों में डिफरेंस क्या होता है? Double salts are basically the compounds which lose their identity when they go in the aqueous solution. मतलब compound as a whole breaks down in the aqueous solution and it divides up into the individual ions. मतलब this type of compound shows the property of the individual ions in the solution and loses the
प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड एज अ होल, क्योंकि ये ब्रेक डाउन हो जाएगा बेटा सॉल्यूशन में जाने के बाद. But these type of compounds, coordination compounds, are the ones which do not dissociate when they go in the aqueous solution, meaningly they lose the identity of the individual ions. Instead, they retain the identity of a compound as a whole. एक पूरे compound की property को वो retain करते हैं, individual ions की property को lose कर देते हैं. For example, double salt एडिशन कंपाउंड्स, जनरल कोई भी टू और मोर देन टू डिफरेंट स्टेबल कंपाउंड्स जॉइंस टुगेदर टू फॉर्म अ कंपाउंड गिवन द नेम ऑफ एडिशन कंपाउंड. जैसे KCl प्लस MgCl2 प्लस 6H2O. इससे हमारा कंपाउंड बना क्या? KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O. इसको हम बोलते हैं कार्नेलाइट. दिस कंपाउंड वी कॉल इट टू बी कार्नेलाइट. अब ये इज एन एग्जाम्पल ऑफ डबल सॉल्ट. सिंस इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ डबल सॉल्ट, तो जब ये एक्वस सॉल्यूशन में जाएगा तो ये किसकी प्रॉपर्टी शो करेगा? K प्लस आयन, Cl माइनस आयन, Mg2 प्लस, इन सब की प्रॉपर्टीज शो करेगा व्हेन इट वुड गो इन द एक्वस solution. So double salts are the compounds which lose the property of the compound as a whole but retains the property of the individual ions when they go in the aqueous solution. And coordination compounds कोई भी देख लेता हूं मैं. मान लो ये कंपाउंड है CONH3 होल 6 3 प्लस FeCN होल 6 3 माइनस. These are the coordination compounds. जब ये aqueous solution में जाएंगे तो ये individually कोबाल्ट की प्रॉपर्टी, NH3 की प्रॉपर्टी, आयरन की प्रॉपर्टी, CN की प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे. They would show the property of the compound as a whole. ये एक पूरे इस compound की प्रॉपर्टी शो करेंगे instead of showing the property for Fe alone or CO alone or NH3 alone or CN alone. कोई भी individual ions की property show नहीं करते हैं. That is the difference between the double salt and coordination compounds. दोनों के दोनों are the part of addition compounds, but one of them is the one जो aqueous solution में जाके break down होता है और individual ions की property show करता है, and the other one is the one जो aqueous solution में जाके break down नहीं होता. So it do not show the property of the individual ions. Instead, it shows the property of the compound as a whole. Are we clear? कोई doubts? पक्का? मुझे डबल सॉल्ट के बारे में अपने चैप्टर में इतनी सी ही बात करनी थी. जो मेरा पूरा चैप्टर है that is this. डबल सॉल्ट is not the chapter. मेरा डबल सॉल्ट बिल्कुल भी नहीं है चैप्टर. चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. So everything whatever I would be discussing now would be based on the coordination compounds only. डबल सॉल्ट की एक छोटी सी बात सीखनी थी, सीख ली, खत्म. अब हमारे पास बात स्टार्ट होगी किस पे? That is on the coordination compounds. तो स्लोली एंड ग्रेजुअली चलेंगे. आज की क्लास पूरी की पूरी बेसिक्स की क्लास होगी. तो अगर ये बेसिक्स सीख जाओगे उसके बाद ही आगे चीजें सीख पाओगे. तो इसलिए इस क्लास में जो भी चीजें सिखा रहा हूं एक एक चीज, एक एक पॉइंट तुम्हें पता होना चाहिए, तभी आगे की चीजें समझ में आएंगी. स्टार्टिंग विद द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. नोट डाउन कर लिया सबने? पहले बेंच पे बैठता है फिर नहीं चीजें नोट डाउन करता. क्या यार तू सच में? हाँ बेटा समझ रहा था, समझता ही रहता तो बस. ज्यादा समझने से भी दिक्कत होती है. चलो स्टार्ट करते हैं फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के साथ. सबसे पहले एक थ्योरी आती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे जिसको हम नाम देते हैं वर्नर थ्योरी of coordination compounds. Werner was a scientist who studied about the coordination compounds and he gave us few insights about the coordination compounds. क्या बोला
बोलता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की दो डिफरेंट टाइप्स की वैलेंसीज होती हैं, जिसको हम नाम देते हैं प्राइमरी वैलेंसी एंड दी सेकेंडरी वैलेंसी। कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दो टाइप की वैलेंसीज को शो करता है, वन इज द प्राइमरी वैलेंसी एंड द अदर वन इज द सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी corresponds to the oxidation number and secondary valency corresponds to the coordination number। प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर को स्पेसिफाई करती है, डिनोट करती है। सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर को स्पेसिफाई करती है, डिनोट करती है दैट व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द पर्टिकुलर कंपाउंड। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर हम पहले भी निकालना सीखा हुआ है, कैसे निकालते हैं अभी भी देखेंगे। तो किसी भी कंपाउंड का जो भी ऑक्सीडेशन नंबर आता है +1 -1 +2 -2 एनी पर्टिकुलर नंबर दैट इज इट्स प्राइमरी वैलेंसी। वो क्या होती है? प्राइमरी वैलेंसी होती है। और ये जो स्पेसिफाई करती है, ये स्पेसिफाई ये करती है दैट हाउ मेनी काउंटर आयंस आर बेसिकली बीइंग अटैच्ड टू द कॉम्प्लेक्स आयन। एक कॉम्प्लेक्स आयन के साथ कितने काउंटर आयन प्रेजेंट है उसको स्पेसिफाई करने का काम करती है क्या? दैट इज द प्राइमरी वैलेंसी विच कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, कोई भी नंबर आ सकता है आपका। जैसे हम ये लिखते हैं कंपाउंड K3 FeCN6, इसमें आप वैलेंसी निकालोगे, आयरन की वैलेंसी आएगी 3, ऑक्सीडेशन नंबर जो आयरन का आएगा दैट वुड कम आउट टू बी 3 एंड दैट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इज बेसिकली द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। इस कंपाउंड की प्राइमरी वैलेंसी होती है। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है दीज आर द आयोनाइजेबल वंस। ये आयोनाइजेबल होती है, मतलब ये आयोनाइज हो सकती हैं प्राइमरी वैलेंसीज। सेकेंडरी वैलेंसीज विच कोरोस्पॉन्ड्स टू द कोऑर्डिनेशन नंबर आर नॉन ionizable। And secondary valencies are basically being satisfied by the negatively charged ions or neutral atoms or compounds, neutral species। negatively charged आयंस और न्यूट्रल स्पीशीज से सेटिस्फाई होती हैं कौन? दैट इज द सेकेंडरी वैलेंसीज किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड की। अभी जब एग्जांपल कराऊंगा तो ये सारी चीजें अलाइन होती हुई आपको दिखेंगी। तो अभी समझो है क्या चीज, अभी एग्जांपल करोगे ऑल द थिंग्स वुड बी क्लियर। तो प्राइमरी वैलेंसी मैंने क्या कहा? ऑक्सीडेशन नंबर को कोरोस्पॉन्ड करती है। सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर को। प्राइमरी वैलेंसीज आर non-ionizable, secondary valency primary valencies are ionizable, secondary are non-ionizable। secondary valencies are being satisfied by negatively charged ions और neutral species। मतलब कहने का है बेटा ये जो चीजें अटैच्ड होंगी यही सेकेंडरी वैलेंसी बताता है, और वो चीजें इट कुड बी आइदर न्यूट्रल स्पीशीज और इट कुड बी द नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेटल इज पॉजिटिवली चार्ज, मेटल तो कभी नेगेटिव चार्ज नहीं हो सकता। तो मेटल अपने साथ में या तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को अटैच करा सकता है या न्यूट्रल चीजों को अटैच करा सकता है, पॉजिटिव को कभी भी अटैच नहीं कराएगा। एंड एक और चीज, सेकेंडरी वैलेंसी किसी भी कंपाउंड की ज्योमेट्री बताने का काम करती है, आइडेंटिफाइज द ज्योमेट्री ऑफ अ कंपाउंड, कि किसी भी कंपाउंड की ज्योमेट्री क्या है वो बताने का काम करती है कौन? सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, आए एग्जाम्पल देखें, नोट डाउन कर लिया ये। आओ
सो लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको एक क्वेश्चन दिया COCl3.4NH3, बोला ये पर्टिकुलर एक कंपाउंड है, इसको जब मैं एक्वस AgNO3 सॉल्यूशन में डालता हूं तो आई गेट 1 मोल ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट। तो बोलता है आपसे व्हाट वुड बी द फॉर्मूला ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सेकंड व्हाट वुड बी द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ इट, थर्ड व्हाट वुड बी द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ इट। ये तीन चीजें आपसे पूछ रहा है, बोल रहा है पहले फॉर्मूला बताओ, प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी वो बताओ, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी वो बताओ। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे फॉर्मूला, यहां पे ध्यान दोगे सब। इधर क्या बोला बेटा आपको, बोल रहे हैं दैट की एक्वस AgNO3 में डालने पे आपको 1 मोल ऑफ AgCl मिल रहा है। हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले देखा पीछे दैट प्राइमरी वैलेंसीज जो होती हैं वो आयोनाइजेबल होती हैं और सेकेंडरी वैलेंसीज जो होती हैं वो नॉन आयोनाइजेबल होती हैं। तो AgCl मिलने का मतलब Ag तो मुझे इस एक्वस सॉल्यूशन में से मिल गया, Cl कहां से मिलेगा, इसमें से, इसी कंपाउंड में से मिलेगा। तो कैन आई से, और मिल भी क्या रहा है, 1 मोल ऑफ AgCl, ज्यादा तो नहीं मिल रहा है, स्पेसिफिकली बोला दैट वी आर गेटिंग 1 मोल ऑफ AgCl। तो कैन आई राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड लाइक दिस, सर ऐसे क्यों लिखा आपने, क्योंकि उन्होंने बोला दैट 1 मोल ऑफ AgCl मिल रहा है, इसका मतलब क्लियर कट है दैट 1 ऑफ द Cl वुड बी आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट एंड इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ काउंटर आयन, क्योंकि अंदर वाली चीजें तो कभी कुछ आयोनाइज होती ही नहीं है। आयोनाइज कौन होता है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होता है। और वो क्या बोल रहे हैं, 1 मोल ऑफ AgCl मिल रहा है मतलब 1 Cl वुड बी आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, दैट्स व्हाई मैंने 3 Cl में से 2 Cl अंदर रखे और 1 Cl स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। और ये न्यूट्रल थिंग थी, न्यूट्रल थिंग को तो अटैच करना ही है हमारे सेंट्रल एटम के साथ, क्योंकि बाहर बेटा या तो पॉजिटिव चार्ज चीज हो सकती है या नेगेटिव चार्ज चीज। अगर राइट पे है तो नेगेटिव चार्ज चीज होगी बाहर, और अगर यही चीज लेफ्ट पे होती स्क्वायर ब्रैकेट के तो इट वुड हैव बीन पॉजिटिवली चार्ज। क्यों ऐसा, क्योंकि कभी भी कोई भी कंपाउंड में पहले केटायन होता है फिर एनायन होता है। तो दिस इज माई केटायन, दिस वुड बी एनायन। अगर पहले कुछ होता मतलब के होता, मान लो ऐसा के FeCN समथिंग कुछ भी है, तो दिस वुड हैव बीन केटायन एंड दिस वुड हैव बीन एनायन इन दैट केस। दी चीज क्रिस्टल क्लियर, पक्का। सो अगर मैं कहना चाहूं अब इस कंपाउंड का फॉर्मूला, आई हैव रिटन इट एज CO NH3 होल 4 Cl2 and Cl outside the square bracket. Everyone is clear with this? अब जब मैं इसको बेटा एक्वस सॉल्यूशन में डालूंगा एक्वस AgNO3 में, तो एक्वस AgNO3 में से जो Ag होगा वो तो यहां से मिलेगा, Cl इधर से क्या मिल जाएगा, 1 मोल ऑफ AgCl मिल गया पहले तो प्रेसिपिटेट, प्लस ये वाला आयन भी तो मिलेगा, क्या हो जाएगा ये CO NH3 होल 4 Cl2 हैविंग अ, इतनी बात क्लियर है। अब आए प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज पे। सो स्टार्टिंग विद द प्राइमरी वैलेंसी, अभी अभी मैंने क्या सिखाया, प्राइमरी वैलेंसी होती है ऑक्सीडेशन नंबर। तो निकालते हैं कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे निकालेंगे सर बताओ जरा। देखो किसका निकालना है, कोबाल्ट का, जिसका निकालना है X, NH3 होता है न्यूट्रल बेटा, प्लस Cl पे होता है -1 चार्ज, 2 Cl हैं। तो अब आप चाहो तो इसको भी अंदर रख सकते थे, अदरवाइज ये 1 है यहाँ पे तो ऊपर जाके क्या करेगा, +1 क्रिएट करेगा, जो कि लिखा भी हमने वहां पे। तो इसको लिख सकता हूं इज इक्वल टू, जो ब्रैकेट के ऊपर चीज होती है वो इक्वल टू के बाद, ये आपको याद हो रिडॉक्स रिएक्शन में आपने सीखा था कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। सो X क्या आ गया बेटा, समझ में आया सबको कैसे 3 आया। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या हो गई, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है बेटा, द नंबर ऑफ लीगेंड्स अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कितने लीगेंड्स अटैच्ड हो रहेंगे इसके साथ,
मुझे दिख रहे हैं 6, तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो गई? बोलो, किसी को डाउट? जल्दी से, कोई डाउट है? पक्का समझ गए अच्छे से? हाँ बेटा, Cl2 को हमने लिया तो है लिगेंड, और कैसे लेंगे? Cl2 को लिगेंड ही तो माना है टोटल, तभी तो 6 हुए बेटा। NH3 4 और 2 Cl, टोटल 6 तो तभी लिखा है सेकेंडरी वैलेंसी। गॉट इट? जो भी चीज स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होएगी सेंट्रल एटम के साथ में, ऑल दैट आर लिगेंड्स, ऑल दैट, चाहे वो 4 अलग हो, 5 अलग हो, 6 के 6 अलग हो, कितने भी हो, ऑल दैट वुड बी कंसीडर्ड एज द लिगेंड्स। यहां पे 2 डिफरेंट लिगेंड्स हैं जिनकी क्वांटिटी कितनी है? 6। पक्का? जल्दी से इसको नोट डाउन करके कुछ एग्जांपल्स करना स्टार्ट कर दो। सब में वही करना है, पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला चाहिए मुझे, सेकंड प्राइमरी वैलेंसी, थर्ड सेकेंडरी वैलेंसी, 3 चीजें। हो पाएगा? स्टार्ट कर दो जल्दी से। गो फॉर इट फास्ट। चारों एग्जाम्पल का फॉर्मूलाज क्या होंगे, फिर उनमें प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी आफ्टर फॉर्मिंग द इक्वेशन। इक्वेशन बनाने के बाद ही पता लगेगी वो चीज आपको। गो फॉर इट फास्ट। चलो, फर्स्ट वाले एग्जाम्पल का कंपाउंड जो होगा दैट वुड बी Ni NH3 whole 4 Cl2 and Cl2. This would be the one. Primary valency for it would be 4 and secondary valency would be 6. Next one, CONH3 whole 6 Cl2, primary valency 2, secondary valency 6. Third one, it would be Mn NH3 whole twice Cl2, primary valency it would be 2, secondary valency it would be, and last one it would be Ni NH3 whole twice Cl2, Cl outside, primary valency would be 3 and secondary valency would be 4. This would be the one. किसी को कोई डाउट है तो यू कैन क्लियर इट ऑफ। कैसे होगा बेटा 5? 2 और 2 4 होता है, 2 और 2 5 होता है। चलें, हो गया क्लियर? ठीक है। सो दिस वाज द थ्योरी गिवन द नेम ऑफ द वर्नर्स थ्योरी, जो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी आपको सिखाती थी। कंपाउंड फॉर्म करना, कैसे फॉर्म होएगा कंपाउंड, उसके बारे में आपको बताती है। अब हमारे पास कुछ बेसिक टर्म्स हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, जो हर जगह यूज होएगी पूरे चैप्टर में, तो स्टार्ट करूंगा उसके साथ में।
सबसे पहली चीज आपके पास आती है फर्स्ट टर्म, दैट इज कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है बेटा? कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाया पूरा एक, जिसमें क्या था, कॉम्प्लेक्स आयन भी था, काउंटर आयन भी था, दैट इज गिवन द नेम ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन एंटिटी। वन एंड द सेम थिंग, कुछ अलग नहीं होता। कोऑर्डिनेशन जो कॉम्प्लेक्स आयन था उसके अंदर, उस कॉम्प्लेक्स आयन को हम एक्सप्लेन करना चाहें, डिफाइन करना चाहें, तो वी कैन से species a particular compound in which the central atom is being attached to the neutral or negatively charged species enclosed in a square bracket, उसको आप क्या बोल दोगे? कॉम्प्लेक्स आयन। तो एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी को मैं लिखना चाहूं तो आई कैन गिव इट द एग्जांपल, दैट इज CONH3 whole 6 Cl3, let's say. This is the coordination entity which is containing two things, the complex ion and the counter ion. In the complex ion there are two things, the central atom being attached with the neutral or negatively charged species given the name of ligands. ठीक है? Second term that comes up is complex ion. अब कोऑर्डिनेशन एंटिटी में दो आयन से हमने अभी बात करी, एक क्या है बेटा? दैट इज द काउंटर आयन जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होता है, एक स्क्वायर ब्रैकेट वाला आयन जिसको हम क्या नाम देते हैं? कॉम्प्लेक्स आयन। सो कॉम्प्लेक्स आयन इज बेसिकली एन एंटिटी हैविंग द सेंट्रल मेटल एटम अटैच्ड टू द लिगेंड्स व्हिच कुड बी नेगेटिवली चार्ज्ड और न्यूट्रल बीइंग एनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। अब ये कॉम्प्लेक्स आयन बेटा आपके पास तीन डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। इट कुड बी अ केटायनिक कॉम्प्लेक्स, इट कुड बी एन एनायनिक कॉम्प्लेक्स, इट कुड बी अ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स जिसपे कोई चार्ज ना हो, इट कुड बी पॉसिबल। सो अगर मैं लिखना चाहूं CONH3 whole 6 3+, फॉर एग्जाम्पल FeH2O whole 6 2+, these I call it to be the cationic complexes. सिमिलरली अगर मैं एनायनिक कॉम्प्लेक्स की बात करूंगा तो CO F6 3- Fe CN whole 6 4-, these I call it to be the anionic complexes. केटायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स, क्लियर? और अगर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो ये लो, it is having no charge on it, so I call this to be the neutral complex. बोलो बेटा, एनायनिक, केटायनिक, न्यूट्रल तीनों कॉम्प्लेक्सेस क्लियर हैं सबको अच्छे से? क्या होते हैं? कोई डाउट? चलें आगे। अब इसी कॉम्प्लेक्सेस में एक टर्म और आती है जिसको आप नाम देते हो सेंट्रल मेटल एटम और आयन। तो थर्ड चीज जो हमारे पास आती है दैट इज सेंट्रल मेटल एटम और आयन। सेंट्रल मेटल एटम और आयन क्या हो जाएगा? जो भी स्क्वायर ब्रैकेट कंपाउंड के अंदर मेटल एटम प्रेजेंट है, उस मेटल एटम को या आयन को वी कॉल इट टू बी सेंट्रल मेटल एटम और आयन। जैसे इसमें बेटा जो सेंट्रल मेटल एटम होएगा मेरा, दैट वुड बी Fe3+, क्योंकि NH3 पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है। ऐसे ही यहां पे सेंट्रल मेटल एटम CO3+, क्योंकि NH3 पे कोई चार्ज नहीं होता।
यहाँ पे H2O is neutral, so over here the central metal atom is Fe2 plus. Over here the central metal atom is again CO3 plus. Over here the central metal atom is Fe2 plus. Over here CO again neutral होता है, ये बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO is कार्बन मोनोऑक्साइड ये, तो यहाँ पे निकल पे कोई चार्ज नहीं है, तो सेंट्रल मेटल एटम इज निकल. सो इट कुड बी एन आयन, इट कुड बी अ मेटल एटम, डिपेंडिंग अपॉन कि उस पे चार्ज होगा या वो न्यूट्रल होएगा. अगर चार्ज होएगा तो सेंट्रल मेटल आयन हो जाएगा, और चार्ज नहीं होएगा तो सेंट्रल मेटल एटम हो जाएगा. पक्का? चलें आगे. नोटेड? ठीक है. क्या बेटा? बाहर चार्ज जरूरी नहीं है, ऐसा ही है. यहाँ पे तो देख नेगेटिव चार्ज है 3 माइनस, तो वो क्या है, CO3 प्लस लिखा मैंने. यहाँ पे 4 माइनस चार्ज है, क्या लिखा है, Fe2 प्लस. क्यों? क्योंकि F पे x माइनस 6 इज इक्वल टू -3, x केम आउट टू बी +3. ऐसे ही यहाँ पे x माइनस 6 इज इक्वल टू -4, x कम्स आउट टू बी +2. ऐसा नहीं है जो बाहर चार्ज होगा वही होगा, वो हमें निकालना पड़ेगा. जो आपने प्राइमरी वैलेंसी निकाली थी, दैट इज बेसिकली द चार्ज ओनली. चले आगे. ठीक है. नेक्स्ट टर्म दैट कम्स अप इज फोर्थ टर्म, विच आई कॉल इट टू बी लीगेंड. क्या होता है लीगेंड? हाँ जी, क्या होता है लीटिंग? तो लिखो पहले एक बार, लीगेंड लिख लो. होता क्या है? द न्यूट्रल और नेगेटिवली चार्ज स्पीशी, द न्यूट्रल और नेगेटिवली चार्ज स्पीशी attached to the central metal atom attached to the central metal atom inside a square bracket is known as a ligand, is known as a ligand. So ligand या तो न्यूट्रल होएगा या नेगेटिवली चार्ज स्पीशी होएगा. इस चीज को ध्यान रखोगे तो देयर कैन बी अ न्यूट्रल लीगेंड, देयर कैन बी अ नेगेटिवली चार्ज लीगेंड. सो अगर मैं न्यूट्रल लीगेंड्स की बात करूं आपसे, so neutral ligands are H2O, NH3, CO, NO, these are the ones. और अगर मैं नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स की बात करूं, तो इट वुड बी F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, Cn माइनस, OH माइनस, C2O4 2 माइनस, O2 माइनस. ये सारे के सारे क्या हैं? These are the ligands, negatively charged ligands. चलें? ठीक है. अब लीगेंड्स एक तरीका तो ये था, ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज या न्यूट्रल वी कैन कैटेगराइज देम इनटू 2 पार्ट्स. एक और तरीका होता है लीगेंड्स को कैटेगराइज करने का. देयर कैन बी अ थिंग दैट लीगेंड कैन अटैच थ्रू वन अटैचिंग साइट, और लीगेंड में अटैच थ्रू मल्टीपल अटैचिंग साइट्स. मतलब जैसे मैंने ये लिखा, अगर फॉर एग्जाम्पल FeCN6 लिखा था मैंने जैसे, तो यहां पे 6 इसके साथ क्या अटैच हो जाएंगे? Cn अटैच हो जाएंगे, लाइक दिस. सो ये
एक Fe के साथ एक Cn एक ही साइड से अटैच हो रहा है, तो attaching side is single attaching site in it. There can be a ligand which are having with two attaching sites. एक ही ligand में दो attaching sites हैं और दोनों की दोनों at the same time central atom से attach होंगी. So depending upon that, there can be three different types of ligands, जिसमें पहला हम बोलते हैं बेटा monodentate या unidentate ligand. Dentate होता है attaching sites, monodentate और unidentate ligand. तो ये जो आपने सारे एग्जाम्पल्स लिखे थे, दीज आर ऑल फॉर द मोनोडेंटेट. O के थ्रू अटैच होता है, ऐसे ही यहाँ पे NH3 में N के थ्रू अटैच होता है, ऐसे ही F माइनस एक ही एटम है, Cl माइनस एक ही एटम है, Br माइनस सिंगल एटम, I माइनस सिंगल एटम, OH माइनस O के थ्रू अटैच होता है. तो ऑल दीज आर द वंस जिसमें एक सिंगल साइड से अटैचमेंट होगी. दैट्स व्हाई आई कॉल देम टू बी द यूनिडेंटेट और मोनोडेंटेट लिगेंड. आगे चलूं. सेकेंड इज बाइडेंटेट और डाइडेंटेट लिगेंड. बाइडेंटेट और डाइडेंटेट लिगेंड नाम से ही पता लग रहा है, जिसमें दो अटैचिंग साइट्स होंगी एंड बोथ ऑफ देम वुड बी अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम एट द सेम टाइम. ऐसा नहीं है कि है तो दो बट अटैच एक हो रही है, नहीं, दोनों की दोनों अटैच होंगी एक ही टाइम पे, तब आप उसको नाम दोगे क्या? बाइडेंटेट. फॉर एग्जाम्पल C2O4 2 माइनस, इसको हम नाम देते हैं ऑक्सिलेट. ये क्या होता है? लीगेंड का नाम होता है ऑक्सिलेट. आपने शायद पढ़ा होगा ऑक्सैलिक एसिड. ऑक्सैलिक एसिड की टाइट्रेशन भी करी होगी मोस्ट प्रोबेबली. तो दिस इज आयन दैट इज बीइंग प्रेजेंट इन द ऑक्सैलिक एसिड. यही आयन होता है ऑक्सैलिक एसिड में, ऑक्सिलेट. और इसका आपने सॉल्ट एनालिसिस में सॉल्ट का एनायन भी इसका चेक करा होगा, ऑक्सिलेट आयन, ये वही है. सो इट इज समवॉट लाइक दिस. दो साइड से एक ही मेटल एटम से अटैच हो रहा है. सो दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ लीगेंड आई कॉल इट टू बी बाइडेंटेट लीगेंड. नहीं, यहाँ पे बेटा एक ही अटैचिंग साइट है, O से होता है, N से होता है, F से, Cl से, Br से, I से, O से. यहाँ पे एक ही कंपाउंड में दो जगह से अटैच हो रहा है सेंट्रल एटम से. दैट्स व्हाई इट्स अ बाइडेंटेट लीगेंड. सेकेंड एग्जाम्पल होता है इथेन 1,2 diamine, whose formula is somewhat like this. दोनों नाइट्रोजन एटम्स अटैचेस टू द सेंट्रल मेटल एटम एट द सेम टाइम, कुछ ऐसे. So this type of ligand again we call it to be the bidentate or didentate ligand. चलें, हो गया.
अब इसी में थर्ड कैटेगरी आती है जिसको हम बोलते हैं पॉलीडेंटेट लीगेंड, मतलब दो से ज्यादा जितने भी हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, n नंबर ऑफ जितने भी हो, उसको हम नाम देते हैं पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट लीगेंड, जिसका हम जो एग्जाम्पल कर रहे हैं, हम किसका एग्जाम्पल कर रहे हैं? हेक्साडेंटेट का, मतलब 6 अटैचिंग साइट्स होंगी जिसमें जो है EDTA4-, EDTA4- आयन है जिसको हम नाम देते हैं इथाइलिन डायएमाइन टेट्रा एसीटेट आयन। इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट आयन इज EDTA4-, जिस पे 4- चार्ज होता है, इसलिए हमने उसको 4- लिखा। होता क्या है, ध्यान दोगे, दिस इज इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट आयन। 1 2 3 4 5 6, 4 तो ऑक्सीजन एटम जिसपे नेगेटिव चार्ज है, वहां से अटैच हो सकता है। 2 नाइट्रोजन जिन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वहां से अटैच हो सकता है। सो टोटल ऑफ 6 अटैचिंग साइट्स, जो एक ही टाइम पे 6 की 6 अटैच होती है सेंट्रल एटम से। तो दैट पर्टिकुलर ligand I call it to be hexadentate ligand, an example of polydentate ligand। ठीक है, पॉली में देयर कैन बी या ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पॉलीडेंटेट में और पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट, एनी नंबर ऑफ अटैचिंग साइट्स मोर देन 2। चलते हैं आगे। अब इसी में एक और टाइप का लीगेंड आता है जिसको हम नाम देते हैं, ये पढ़ा है क्या कहीं पर? कहां पढ़ा था? चैप्टर 1 में कराया था, हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में, दैट इज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स जिसमें 2 अटैचिंग साइट्स होती थी बट एट अ टाइम ओनली वन इज बीइंग इन्वॉल्वड इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, वी कॉल देम टू बी द एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। सिमिलरली एम्बिडेंटेट लीगेंड, जिसमें 2 अटैचिंग साइट्स होंगी एक ही कंपाउंड में, बट एक टाइम पे एक ही के थ्रू अटैच होएगा, दोनों के थ्रू अटैच नहीं होएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल CN, CN में इट कैन अटैच थ्रू C, इट कैन अटैच थ्रू N। सो NCS की फॉर्म में अटैच हो सकता है, सॉरी यहां पे खाली CN नहीं आता, यहां पे ये आता है बेटा। वहां पे CN जो पढ़ा था वो हमने, CN था साइनाइड आयन, इसको बोलते हो थायोसाइनेट, थायोसाइनेट SCN, SCN। या तो वो SCN की फॉर्म में अटैच होगा या NCS की फॉर्म में अटैच होएगा। ठीक है, और NO2, NO2 तो वहां पे भी पड़ा था, NO2 या तो N के साथ अटैच होएगा या ONO की फॉर्म में, या NO2 की फॉर्म में या ONO की फॉर्म में। क्लियर, लीगेंड्स के टाइप्स क्लियर हैं सारे, आगे चल सकता हूं? कर लिया नोट डाउन? चलो आगे बढ़ते हैं। आप इसके बाद हमारे पास फिफ्थ टर्म, फोर्थ टर्म मैंने अभी आपसे बात करी थी लीगेंड, फिफ्थ टर्म इज
डेंटिसिटी एंड चिलेशन, डेंटिसिटी एंड चिलेशन। क्या होती है डेंटिसिटी, क्या होती है चिलेशन, ध्यान से सुनेंगे। डेंटिसिटी तो जितनी भी एक किसी लीगेंड में अटैचिंग साइट्स हैं, 2 अटैचिंग साइट्स है तो डेंटिसिटी इज 2, 3 अटैचिंग साइट्स है तो डेंटिसिटी इज 3, 6 अटैचिंग साइट है जैसे EDTA में थी तो डेंटिसिटी इज 6। सो जितनी अटैचिंग साइट्स होंगी दैट वुड बी द डेंटिसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर लीगेंड। अब चिलेशन क्या होता है, दैट इज द मेन थिंग। जैसे हम लोगों ने अभी एक कंपाउंड बनाया था ऑक्सिलेट आयन, मेटल एटम के साथ में कुछ ऐसे अटैच होता था, यही देखा था। तो बेटा ये जो रिंग टाइप ऑफ स्ट्रक्चर हमारा बना, दिस रिंग टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, दिस रिंग टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आई कॉल इट टू बी द chillate ring and the ligand I call it to be chillating ligand and the phenomenon we call it to be chillation। कोई भी लीगेंड जो चिलेटिंग रिंग बना सकता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच होके, दैट पर्टिकुलर फिनोमिनन आई कॉल इट टू बी चिलेशन। ये रिंग टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनना, और ये किस में बनेगा, ये आपके पास मोनोडेंटेड में कभी नहीं बन सकता, या बाइडेंटेड या कोई भी पॉलीडेंटेड्स में बन सकता है, मोनो में कभी नहीं बनेगा। तो चिलेशन इफेक्ट कैन नॉट बी सीन इन मोनोडेंटेड लीगेंड्स एनी टाइम। जैसे ये पढ़ा था, इसमें भी देख लेते हैं। This attaching through the 2 sides to the central metal atom. This is again this ring that is being formed. We call this ring to be the chillate ring or the phenomenon to be the chillation effect. समझ गए बात? चलें आगे। 6th term we call it to be coordination number। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बेटा, किसी भी कंपाउंड में कितने लीगेंड्स आपके पास अटैच हो रखे हैं, वी कॉल दैट टू बी द कोऑर्डिनेशन नंबर। बट एट टाइम्स ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा डिफरेंट भी होता है सर। मतलब जैसे मान लो ये है, ये कंपाउंड है बेटा, हमसे बोला टेल द कोऑर्डिनेशन नंबर इन दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। क्या हो जाएगा इस कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस इज 6। क्यों है सर ऐसा? बेटा वो कहता है कि अगर किसी लीगेंड में मल्टीपल अटैचिंग साइट्स हैं तो जितनी अटैचिंग साइट्स होंगी दैट वुड बी द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट। एक C2O4 में 2 अटैचिंग साइट्स होती हैं, तो एक का 2 है तो 3 का कितना हो जाएगा? बात समझे? तो अगर मोनोडेंटेड लीगेंड होएगा तब तो कोऑर्डिनेशन नंबर स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा, जितने लीगेंड अटैच है उतना कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। बट अगर मोनोडेंटेड लीगेंड नहीं है, बाइडेंटेड है या पॉलीडेंटेड है, तो वी हैव टू चेक फॉर इट्स डेंटिसिटी, दैट की कितनी उसमें अटैचिंग साइट्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी वुड कॉल इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। सो ओवर हियर द कोऑर्डिनेशन नंबर इज, ऐसे ही जो हमने इथेन 1,2 डायमाइन पढ़ा उसको EN से भी हम डिनोट करते हैं एट टाइम्स। ये जो पढ़ा अभी हमने, इसका भी एक का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है, तो 3 का कितना हो जाएगा? किसी को डाउट है? बोलो बेटा, इसमें किसी को डाउट? चलें आगे, पक्का? ठीक है। नोटेड।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेवेंथ टर्म दैट वी कॉल इट टू बी डेफिनेशन लिख लो ऑक्सीडेशन नंबर की भी। द चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम, द चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम when the charge present on an atom when all the attaching atoms are removed, the charge present on an atom when all the attaching atoms are removed along with their charges, along with their charges is known as oxidation number. ये है बेटा जैसे कंपाउंड, देखो इधर, दिस इज द कंपाउंड। दो तरीके हो सकते हैं आपको निकालना किसका है, Fe का। आप चाहो तो इस चार्ज को क्रॉस कर दो ऊपर जाके, तो ये क्या बन जाएगा ऊपर जाके, बोलो 3+। कितना सिखा लो मगर कुछ फर्क नहीं पड़ता। पहले कैटायन होता है फिर एनायन होता है, नहीं बताया ना मैंने। तो ये 3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 3-, क्योंकि ये एनायन है, क्योंकि कैटायन पहले अटैच होता है। अगर स्क्वायर ब्रैकेट पहले होता तो उस पे क्या चार्ज आता, प्लस चार्ज आता, बट अभी क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। आप वो भी नहीं जानना चाहते, उससे भी नहीं करना चाहते, आपको के का तो चार्ज पता है, पोटेशियम इज अ एल्कली मेटल, एल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर या चार्ज होता है +1। आप मत जानो उसको, ये लो +3 +x, Cn पे चार्ज होता है -1, -6 इज इक्वल टू 0, x कम्स आउट टू बी बात समझे। बोलो बेटा किसी को कोई डाउट है, क्लियर नहीं हुई वो चीज, जल्दी से, पक्का, चलें आगे, ठीक है। 8th इज जो हमने सबसे पहला फर्स्ट जो टर्म पढ़ी थी कोऑर्डिनेशन एंटिटी, उसी कोऑर्डिनेशन एंटिटी को हम एक और टर्म नाम से भी बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी बोल सकते हैं, तो मैं वो लिखवा नहीं रहा हूं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलूं या कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलूं, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। नेक्स्ट लिख रहे हैं हम 8, दैट इज काउंटर आयन। क्या होगा काउंटर आयन, लिखो डेफिनेशन जल्दी से। द ग्रुप प्रेजेंट आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, द ग्रुप प्रेजेंट आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट in a coordination compound, in a coordination compound is known as a counter ion. So this we would consider it to be the काउंटर आयंस। तो 2 काउंटर आयंस प्रेजेंट है, 2 Cl एटम प्रेजेंट है यहां पे, दिस आई वुड से इट टू बी द काउंटर आयन। क्लियर है बात। नेक्स्ट टर्म 9th, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। अब कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन क्या होता है बेटा, जो हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोई भी पढ़ा, अभी मान लो ये पढ़ा हमने CO
NH3 होल 6। इस पूरे कंपाउंड को अगर मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट में स्ट्रक्चर बना के एनक्लोज कर देता हूं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा। And putting a charge outside on the right hand side of it, we call that to be the coordination polyhedron। इसको बोलते हैं हम coordination polyhedron। किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना के उसको स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज कर देना, वी कॉल इट टू बी द कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। और मैं अगर बना के दिखाना चाहूं, दिस, इसका क्या हो जाएगा, पीटी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 इज समवट लाइक दिस। दिस इज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। बोलो बेटा, क्लियर है बात एवरीवन? जल्दी से। यही तो सिस फॉर्म बनाई है तूने, वो जो पढ़ा था वो ये एग्जिस्ट करता है बेटा स्क्वायर प्लेनर फॉर्म में। जो टेट्राहेड्रल वाला होगा वो टेट्राहेड्रल में बना सकते हैं हम। मतलब किसी भी कंपाउंड को उसका स्ट्रक्चर बना के उसको एनक्लोज करना स्क्वायर ब्रैकेट में इज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। ये नॉर्मली नहीं बनाया, ये स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। वो जो आप कह रहे हो वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, वो और किसी में बनता है। जैसे अगर कुछ ऐसा होता Ml4 वाला कंपाउंड, Ml4 वाला मतलब मेटल के साथ में 4 सेम लिगेंड्स अटैच्ड होते, तो आई वुड हैव शोन इट लाइक दिस। इसको स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज करता। फिर वो डिपेंड्स कि वो मेरे से कौन सा स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना के उसको स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज करना इज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। एम आई क्लियर एवरीवन? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हो गया बेटा? जल्दी कर यार। ठीक है, अब कौन सी टर्म? 10th, दैट इज होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। दो टाइप के कॉम्प्लेक्स आते हैं, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। अब बेटा होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं? ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें एक ही सिंगल टाइप का अगर लीगेंड प्रेजेंट है पूरे कंपाउंड में, एक टाइप का बस, उसको कहते हो होमोलेप्टिक। जैसे FeCN होल 6 3 माइनस CONH3 होल 6 3 प्लस FeH2O होल 6 2 प्लस MnCl6 4 माइनस। ये सारे के सारे क्या है हमारे? होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि इन सब में एक ही सिंगल टाइप का लीगेंड प्रेजेंट है, CN NH3 Cl H2O, सिंगल टाइप का। इसमें 6 के 6 CN है, 6 के 6 NH3 है, 6 के 6 H2O है, 6 के 6 Cl है, एक ही टाइप का लीगेंड है सब में। दे आर द होमोलेप्टिक। एंड 11th एंड लास्ट टर्म इसकी इज हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। बेटा ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें मिनिमम 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स आर बीइंग प्रेजेंट अलोंग विद द सेंट्रल एटम, वी कॉल दैट टू बी द हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस।
किसी भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मिनिमम 2 डिफरेंट टाइप्स के लीगेंड्स हो, ज्यादा हो चलेगा बट कम से कम 2 डिफरेंट टाइप्स के लीगेंड्स अगर होंगे तो आप उसको क्या नाम दोगे? हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस. फॉर एग्जांपल PTNH3 whole twice Cl2. For example all these are the examples of heteroleptic complexes. These complexes I call them to be the heteroleptic complexes क्योंकि इन सब में मिनिमम से मिनिमम 2 डिफरेंट टाइप्स के लीगेंड सब में प्रेजेंट है. दैट्स व्हाई आई कॉल देम टू बी द हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, जिसमें सेम एक ही टाइप का लीगेंड प्रेजेंट होएगा होमोलेप्टिक, जिसमें मिनिमम 2 डिफरेंट टाइप्स के लीगेंड प्रेजेंट होंगे हेट्रोलेप्टिक. नोट इट डाउन फास्ट. जल्दी हो गया? ये हमारे पास कुछ बेसिक टर्म्स थी जो पूरे चैप्टर में हमारी यूज होंगी. अब हमारे चैप्टर में टोटल 4 टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं. सबसे पहला टॉपिक इज द आयुपैक नेमिंग. अब आयुपैक नेमिंग में क्या, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने आपको कंपाउंड दे रखा है, इसका नाम लिखने के लिए बोल दिया आपको, या नाम दे रखा है उसका फॉर्मूला लिखने के लिए आपको बोल दिया. आइदर वे, नेम इज गिवन, फॉर्मूला नीड टू बी रिटन, फॉर्मूला इज गिवन, नेम नीड टू बी रिटन. वो आपके पास फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज द आयुपैक नेमिंग टॉपिक. सेकेंड कम्स इज आइसोमेरिज्म. दीज कंपाउंड शो आइसोमेरिज्म. आइसोमर्स क्या होते थे? कंपाउंड्स हैविंग द सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, दे आर द आइसोमर्स. उसके बाद 2 थ्योरीज आती हैं बेटा कंपाउंड फॉर्मेशन की थ्योरीज की, ये कंपाउंड बनता कैसे है. तो देयर आर 2 थ्योरीज बेस्ड ऑन दैट, जिसको एक को हम नाम देते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड सेकेंड थ्योरी होती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. दीज आर द 2 थ्योरीज इन दिस चैप्टर. विद दैट total 4 topics are there and all 4 topics would be done once we are being done with the crystal field theory, the last topic of it. सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट होता है आयुपैक नेमिंग का. तो आयुपैक नेमिंग के लिए लीगेंड्स के नेम आप कैसे लिखते हो वो बताने जा रहा हूं. अभी आयुपैक नेमिंग करा नहीं रहा. नेम ऑफ द लीगेंड, जैसे फॉर एग्जांपल इसकी बात करते हो, इसको हम CN है, क्या होता है CN, बट हम इसको साइनाइड नहीं लिखते, इसको हम लिखते हैं साइनिडो. जो भी नेगेटिव चार्ज लीगेंड होता है इट्स नेम एंड्स विद ई. जो भी नेगेटिव चार्ज लीगेंड होएगा, जैसे फ्लोरीन होता है उसको फ्लोरिडो लिखते हो, ओ से एंड करते हो. क्लोरीन को क्लोरिडो, ब्रोमीन को ब्रोमीडो, नाइट्राइड को नाइट्रीटो. तो डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा लीगेंड है उसका नेम हम लिखेंगे. तो लीगेंड्स के नेम हम लिखने जा रहे हैं कि क्या होंगे. उसके बाद आयुपैक नेमिंग तभी कर पाओगे जब आपको लीगेंड्स के नाम आते होंगे. तो सबसे पहले न्यूट्रल लीगेंड्स, आपने 4 न्यूट्रल लीगेंड्स पढ़े हैं मेरे साथ, और सारे नेगेटिव चार्ज लीगेंड. तो नेगेटिव चार्ज लीगेंड एंड्स विद O. All the negative charge ligands ends with O. Let's count out which all were there. F minus, फ्लोरिडो, क्लोरिडो, ब्रोमीडो,
आई माइनस आयोडीडो, आइडो नहीं लिखोगे इसको, आयोडीडो होता है, आयोडीन होता है ना नाम, तो दैट्स व्हाई द नेम इज आयोडीडो। देन Cn माइनस, या तो आप इसको साइनो लिखते हो या साइनिडो, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं हम इसको। OH माइनस, OH माइनस हाइड्रोक्सो, हाइड्राइड होता है ना ये, हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं लिखते हो इसको, OH को, जब आप प्रीफिक्स में लिखते हो तो हाइड्रोक्सी लिखते हो ना इसको। देन फॉर एग्जांपल C2O4 या CO32 माइनस कार्बोनेटो, NO3 माइनस नाइट्रेटो, फिर C2O4 2 माइनस ऑक्सिलेटो, O2 माइनस ऑक्सो, SO4 2 माइनस सल्फेटो। ठीक है, ऐसे ही कुछ जो आपके पास एम्बिडेंटेड लिगेंड्स थे, जैसे NO2 माइनस नाइट्रीटो N, अगर NO2 की फॉर्म में है तो आपको बताना पड़ेगा कि किस एटम के साथ अटैचमेंट है। NO2 की फॉर्म में है तो N, और अगर इसी को मैं ONO की फॉर्म में लिखता तो इट वुड हैव बीन नाइट्रीटो O। SCN माइनस थायोसाइनेटो S, NCS माइनस थायोसाइनेटो N। बेटा छोड़ दे उसको यार, मैसेज बाद में कर लेंगे, छोड़ दे। ये तो सारे हो गए बेटा नेगेटिवली चार्ज लिगेंड। अभी मुझे और कोई याद नहीं आ रहा, अगर कोई और आएगा तो वी वुड ऐड ऑन टू इट, बट इतने ही हम यूज करते हैं, कोई और आएगा तो ऐड कर लेंगे। अब आती है बात न्यूट्रल लिगेंड्स की, जैसे H2O आई कॉल इट टू बी aqua, NH3 we call it to be amine with double M, amine with double M। ध्यान रखना ये, जब भी आप NH3 को लिखोगे तो इट शुड बी AMMINE, लीगेंड की फॉर्म में जब भी आप NH3 को लिखोगे। फिर CO is carbonyl and NO is nitrosyl। CO is carbonyl and NO is nitrosyl। नाइट्रोनिल, निल क्यों? इसको कार्बोनेट बोलते थे तो इसलिए कार्बोनिल लिखा है उसको। हाँ जी बोलो, कोई डाउट है इसमें? जल्दी से, कुछ भी। ये सारे के सारे लीगेंड्स के नेम है आपके, जब भी आप नेमिंग करोगे तो दीज नेम्स वुड बी यूज, ऐसे आप किसी को भी जनरल नेम नहीं दे सकते, वी वुड बी यूजिंग इट इन दिस फॉर्म ओनली। एक बेसिक एग्जांपल कराता हूं, चलो नोट डाउन कर लिया सबने? देखो एक एग्जाम्पल करा रहा हूं, या चलो हम ऐसा करते हैं,
हाँ, ये लो, दिस इज द कंपाउंड। ठीक है, अगली क्लास में डिटेल में कराऊंगा पूरा, एक जब अभी नेम्स पढ़े हैं तो एक एग्जांपल देख रहे हैं। सबसे पहले जो नेम लिखते हो आप, किसका नेम लिखते हो? सबसे पहले लिखते हो लीगेंड्स का नेम। जो फॉर्मूला लिखा जाता है उसमें सबसे पहले आपका सेंट्रल एटम होता है, बट जब नेमिंग करते हो तो सबसे पहले लीगेंड्स का नेम आता है इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, उसके बाद सेंट्रल एटम आता है। तो आपने नोटिस किया होगा पीछे कोई भी जो आपने कंपाउंड्स बनाए थे, मैं NH3 पहले दिखा रहा था, Cl बाद में दिखा रहा था सब में। क्यों? क्योंकि NH3 इज एमाइन, Cl इज क्लोरिडो। A और C में से अल्फाबेटिकली A इज फर्स्ट, दैट्स व्हाई NH3 पहले दिखाता हूं, Cl बाद में दिखाता हूं। देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड दैट। ऐसा नहीं हो सकता Cl पहले आ जाए और NH3 बाद में, गलत है वो। सो अगर इसका नेम लिखूंगा तो कितने NH3 हैं? 4। टेट्रा एमाइन, कितने क्लोरीन है? 2 लीगेंड्स की फॉर्म में। डाई क्लोरिडो, सेंट्रल एटम क्या है? कोबाल्ट। कोबाल्ट विद इट्स ऑक्सीडेशन नंबर, और बाहर वाला जो Cl है वो जनरल नेम से आएगा, दैट इज अंदर क्लोरिडो लिखा है, बाहर क्लोराइड लिखा है, क्योंकि बाहर वाला Cl इज नॉट द लीगेंड, बाहर वाला Cl इज द काउंटर आयन। काउंटर आयन को O से एंड नहीं करते, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे ना हो, उसका जनरल नेम। अगर फॉर एग्जांपल SO4 होता बाहर तो आई वुड हैव रिटन सल्फेट, नॉट सल्फेटो। गॉट इट? अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। और देखो इन दो चीजों के बीच में मैंने गैप दिखाया है। गैप दिखाने का मतलब है काउंटर आयन और कॉम्प्लेक्स आयन के बीच में हर समय गैप होगा, नहीं तो आपको कैसे पता लगेगा कि कौन काउंटर आयन है कौन कॉम्प्लेक्स आयन है? तो दोनों के इस पूरे में कहीं गैप नहीं है और नहीं होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स आयन के बीच में कहीं पर कोई गैप नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स और काउंटर के बीच में गैप होगा। गॉट इट? अब ऑक्सीडेशन नंबर x + 0 - 2 = +1, x comes out to be +3, so it would be in Roman numerals it should be 3. In Roman numerals it should be 3. इसका नाम बताओगे? इट वुड बी टेट्रा कार्बोनिल निकल 0, क्योंकि कोई कंपाउंड पे भी चार्ज नहीं है और CO भी न्यूट्रल होता है, तो Ni पे कोई चार्ज नहीं होगा, तो वी हैव टू पुट 0 इन द ब्रैकेट्स विद द सेंट्रल एटम नेम, टेट्रा कार्बोनिल निकल 0। आर वी क्लियर? पक्का से? सो नेक्स्ट क्लास वुड बी दिस ओनली, पूरा का पूरा हम डिस्कस करेंगे IUPAC नेम एज वेल एज मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक सो आई वुड स्विच ओवर टू द आइसोमेरिज्म एज वेल, क्योंकि ये पूरी क्लास नहीं लेगा, आधी क्लास में या 3/4 में खत्म हो जाएगा, फिर वी वुड बी स्विचिंग ओवर टू द आइसोमेरिज्म पार्ट। नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से, एंड विद दिस आई एम वाइंडिंग अप विद द क्लास। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा पूरा का पूरा IUPAC नेम। इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि अगर IUPAC नेम आता होगा तो ही आगे वाली चीजें सीख पाओगे, IUPAC नेम नहीं आता होगा तो आगे की चीजें सीख नहीं पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन में आपको IUPAC नेम दिया होगा, आपको पता ही नहीं है कंपाउंड कैसे बनाना है, तो क्या करोगे? दैट्स व्हाई इट शुड नॉट बी द केस दैट वी आर मिसिंग द क्लास, ध्यान रखना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर।